मालूम ही होगा कि सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी सल्तनत थी कि इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकती हैं कि जब 1922 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो 40 से भी ज़्यादा देश वजूद में आई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के बाद तुर्कों के साथ क्या किया गया था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 1922 में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो एक 600 साल पुराना और अजीम सल्तनत टुकड़ों में तब्दील हो गया। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं होगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद आप आलम इस्लाम और आज की मौजूदा हालात का जायजा कर सकेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की को हार का सामना करना पड़ा तो इसके बाद दुश्मन देश के जिनमें बरतानिया और फ्रांस जैसे देश शामिल थी, उन्होंने तुर्क सल्तनत से शर्तें मनवाई कि जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम जायदाद को कब्ज कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बर्रे आजम पर फैली थी उसे तोड़ दिया गया, जिसमें 40 से भी ज़्यादा देश वजूद में आई थीं। जिसके बाद यहूदियों और ईसाइयों ने सुपर पावर बनने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। तुर्की जो इससे पहले एक असीम सल्तनत के रूप में मौजूद हुआ करता था, उसे सेकुलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सुल्तान के 3 फैले हुए बर्रे आजम पर सभी माल व दौलत को जब्त कर लिया गया और तुर्की को 100 सालों तक इस्लामिक निज़ाम और खिलाफत बनाने पर बैन कर दिया गया। इसके अलावा तुर्की को माली तौर पर तबाह व बर्बाद करने के लिए इसे 100 सालों तक अपने मुल्क में मौजूद तेल के खजानों को निकालने पर बैन लगा दिया गया। तुर्की पर सबसे बड़ा जो जुल्म किया गया था वो ये था कि तुर्की में मौजूद बंदरगाह बॉस्फोरस पर तुर्की का कोई हक नहीं होगा, यानी तुर्की इस बंदरगाह पर आने जाने वाले जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। तमाम शर्तों को लागू करने के बाद इनके साथ साथ ये भी तय कर दिया गया कि अगले 100 सालों तक तुर्की इस मुआहदे का पालन करेगी। समय अपने रफ्तार से चलता गया और तुर्क मुसलमानों इस सदी को बहुत गर्क के साथ गुजारी। आर्य हिस्ट्री के प्यारे साथियों, अगर इस दास्तान को लिखने की कोशिश की जाए तो जाहिर सी बात है कि एक किताब की दरकार पड़ेगी, लेकिन ये तमाम शरारतें और बुराइयां अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और मजीद 1 साल बाद तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद होने वाला है, जिसे 100 सालों तक इससे छीने रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है वैसे वैसे इस्लाम के दुश्मनों की नींद उड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस मुआहदे के बाद तुर्की में नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी शुरुआत तुर्की में मौजूद वो मर्द मुजाहिद की जिन्होंने यहूदी और ईसाइयों की रातों की नींद हराम कर दी है। जनाब रजब तैयब एर्दोगान सारी तैयारियां कर रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि तुर्की को 1 सदी से इस्लाम से दूर रखने की पूरी नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन आज ये हालात गवाही दे रही है कि वो चिंगारियां जिसे दबाने की कोशिश की गई थी वो एक बार फिर 2023 में शोले के रूप में निकलती नज़र आ रही है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि चाहे वर्मा का मामला हो या फ़िलिस्तीन का मामला, जब कभी भी मुसलमानों पर जुल्म होता तो इसके खिलाफ उठने वाली जो पहली आवाज़ होती है वो रजब तैयब एर्दोगान की होती है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि तुर्की की आज ये हालत है तो 2023 के बाद जब ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो तुर्की की हालत क्या होगी, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2023 के बाद तुर्की पहले के जैसा बीमार तुर्की नहीं रहेगा। तुर्की ने वर्ल्ड बैंक को भी कर्ज देने की बात कर चुके हैं। हो ना हो तुर्की में 2023 के बाद कुछ बड़ा तो ज़रूर होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।